अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये है पेपर, ठीक है, सोशियोलॉजी का 2024 का। अब यहाँ पे देखें जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसमें देखें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं कि जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें आप ये वाला आंसर रिपीट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, उसमें आप कहते हो कि मेरे आंसर की लेंथ कम पड़ रही है तो मैं उसको कैसे बढ़ाऊँ, तो ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में जो सिंपल अल्फाज में लिखा है कि सोशियोलॉजी होती क्या है, उसका मीनिंग वगैरह दिया है, ठीक है। और ये बताया कि जो लोग सोशियोलॉजी पे स्टडी करते हैं उनको सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हमें ये माशरे यानी कि सोसाइटी के बारे में बताता है, जनरल बातें लिखी है, ठीक है। और ये जो लाइंस मैंने छोड़ी है इसमें आपने उस टॉपिक का नेम लिखना है जो आप अटैम्प्ट करो, यानी कि जिस क्वेश्चन में आप आंसर लेंथ बढ़ाना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में आपने इसके इंट्रोडक्शन में देना है, ठीक हो गया। डेरिवेशन ऑफ द वर्ड ऑफ सोशियोलॉजी में आपने बताना है कि सोशियोलॉजी जो है लैटिन ज़बान से निकला है जिसका नाम है सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियन, और लोगस वाले लफ्ज़ से निकला है जो कि ग्रीक ज़बान में था। और दोनों अल्फाज को फिर आपने उसका कंबाइन मीनिंग दे देना, द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, यानी कि आपने जस्ट डेरिवेशन आसान अल्फाज में देनी है। फिर आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग्स कि सोशियोलॉजी की ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, वो आपने बता देना है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी की इंटरप्रिटेशन की हेडिंग दे दी, फिर मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी दे दी, फिर डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने हेडिंग्स दी हैं वो सिर्फ सोशियोलॉजी की है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ी हैं। अब आप सोच रहे हो कि ब्लैंक्स क्यों छोड़ी हैं। ब्लैंक्स इसलिए छोड़ी कि जो जो आपके आंसर यानी कि जो आप आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो ना उसकी आपने हेडिंग्स देनी है, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एग्जांपल आपको देती हूँ कि यहाँ से आप टॉपिक अटैम्प्ट कर रहे हो, डिफ़ाइन दी सोशल मोबिलिटी, और आप कहते हो सोशल मोबिलिटी की मेरी तैयारी जस्ट 3 पेजेस तक की है या 4 की, आंसर की लेंथ कैसे बढ़ा सकूँ। तो आपने क्या करना है कि सोशियोलॉजी किस तरह से हेडिंग्स दे दी, फिर आपने अगली हेडिंग देनी मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल मोबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि जो अटैम्प्ट करो उसी को आपने फिर यहाँ पे हेडिंग्स में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मैंने क्या डाला है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने डाला है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें मैंने सिंपल अल्फाज में लिखे कि 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था, और इसमें ऑगस्ट कमेट, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मार्क्स, ये 3-4 वैसे तो ज़्यादा सारे बंदे थे बट मैंने तीनों का नाम लिख दिया, इन्हीं को आगे मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये जो 3 बंदे थे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की सोशियोलॉजी को डेवलप कराने में, इस तरह की बातें यहाँ लिख दी। फिर मैंने एक और हेडिंग दी, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हु हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि ये जो बंदे थे इन्होंने सोशियोलॉजी को बनाने में मदद की। तो जो पहला बंदा है ऑगस्ट कमेट, वो है फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसा बंदा है जिसने ये बताया कि सोशियोलॉजी जो है सोसाइटी है हमारी, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। कार्ल मार्क्स ने ये सिखाया कि सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह की बातें हमने लिखी हैं, मैंने इसको फ्लो चार्ट में बना दिया है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि मैं फ्लो चार्ट्स बनाना क्या अलाउड है कि नहीं। ज़ाहिर बात है फ्लो चार्ट CSS ऑफिसर या जो स्टूडेंट अच्छी पोजीशंस लेते हैं वही बनाते हैं, ठीक है। और इसको बनाना भी मुश्किल होता है, टाइम लेता है ये बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वही स्टूडेंट्स बनाते हैं जिनके 70s में मार्क्स आए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड का आंसर बनाया कि इस तरह से अगर आप चार्ट में लिखते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो आप इसको आसान अल्फाज में पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, ठीक है। पर्पज़ ऑफ सोशियोलॉजी के देखिए यहाँ पे पर्पज़ मैंने 2 ही दिए हैं, आप ज़्यादा सारे पॉइंट्स में भी लिख सकते थे। मैंने स्पेस कम थी, मैंने चार्ट बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट डाले कि सोशियोलॉजी का ये पर्पज़ है, ये मकसद है कि हमें सोसाइटी की नॉलेज देता है और इंसानों से इंट्रैक्शन कैसे करना है, ये सब हमें सोशियोलॉजी सिखाता है, ठीक है। फिर इसका आखिरी पेज देखते हैं, उसमें लिखा है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है उसका क्या स्कोप है। इसमें आपने लिखना है कि सोशियोलॉजी इज़ द सोशल साइंस एमिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोशल लाइफ, यानी कि ज़रूरी नहीं ये अल्फाज लिखें, आप अपने अल्फाज में लिखेंगे कि सोशियोलॉजी जो है इसलिए बनाया गया ताकि हमें सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके, सोसाइटी में लोग कैसे अमल करते हैं ये सब हमें पता चल सके। फिर नेक्स्ट हेडिंग देनी है, यहाँ पे मैंने लिखा ना ऐड हेडिंग ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे क्या करना है कि ये सारी अब आपने सोशियोलॉजी की हेडिंग दे दी, फिर इसके बाद आपने क्या करना है उस टॉपिक की हेडिंग्स लिखना शुरू कर दी हैं जो 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 आप अटैम्प्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ कि मिसाल के तौर पे आप सोशल मोबिलिटी अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो ये सारा सोशियोलॉजी की हेडिंग्स दे दी, तो फिर उसके बाद सारी हेडिंग्स आपने सोशल मोबिलिटी की देना शुरू कर देनी है, फिर कंक्लूजन दे के वाइंड अप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का एक लॉन्ग आंसर आप अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने और भी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसमें ये 4 किस्म के टॉपिक्स आएंगे अलग से। आपको सवाल आ सकता है डिफाइन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, डिफाइन सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सोशल क्या नाम है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, फिर फेमिनिज्म। यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब क्या करना है आपने कि अगर ये चारों आ गए और आप कहते हो कि मेरी इनमें तैयारी कम है, मैं इनमें ज़्यादा नहीं लिख सकता या लिख सकती, तो इस आंसर को लंबा करने के लिए आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डाला, यानी कि आप सोशियोलॉजी डालने की बजाय जो पिछला आंसर मैंने बताया उसको डालने की बजाय इन चैप्टर्स में आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के टॉपिक को रिपीट करना है, यानी कि इन सब में लिखना है, ठीक हो गया। ये जो टॉपिक है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये सोशल
इंटरेक्शन का ही टॉपिक है, यानी कि इसके नाम फ़र्क है बट अंदर से कॉन्सेप्ट दोनों में सेम दिया जा रहा है। तो अगर आपको सोशल इंटरेक्शन का टॉपिक आ जाए, आपको सोशल इंटरेक्शन जस्ट 3 पेजेस का आता है या 4 का आता है, आपके तो आंसर कैसे लंबा करूँ, तो उसमें आप थोड़ा सा सोशोलॉजी का भी पॉइंट्स ऐड कर दो पिछले वाले आंसर के, और थोड़े पॉइंट्स इधर से भी ऐड कर दो, यानी कि सोशल पर्सपेक्टिव के ऐड कर दो, ठीक है। अब सोशल पर्सपेक्टिव के कौन से अपने पॉइंट्स डालने हैं इन टॉपिक्स में, वो पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आपने सारा कुछ ये बताना है कि सोशोलॉजिस्ट जो हैं सोसाइटी को किस तरह व्यू करते हैं, यानी कि ये सारा कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया कि सोशल पर्सपेक्टिव होता क्या है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी, आपको मैं वीडियो दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये एक वीडियो डाली है सोशोलॉजी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो यहाँ पे जाके आपको ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की एक लिस्ट भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, मैं आपको वीडियो पे दिखा दूंगी बाद में। पहले आप यहाँ से समझ लें कि आपने करना क्या है। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, मैंने लंबा इसलिए इंट्रोडक्शन दी क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर इन चारों पॉइंट्स का डिस्कशन किया कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरा से मैंने इन चारों को डिस्कस किया, ठीक है। ये आ सकते हैं पेपर में, क्या पता आपको इस दफ़ा पेपर में फेमिनिज्म दे दें, क्या पता आपको सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन दे दें, वो तो कुछ भी दे सकते हैं ना, लेकिन अगर इनमें चारों आ गए, चारों में से कोई एक आ गया तो आपने सोशल पर्सपेक्टिव लिख देना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर मैंने रीजन ऑफ पर्सपेक्टिव की हेडिंग दी, जिसमें मैंने ये बताया कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो ईजाद कैसे हुआ, जिसमें मैंने सिंपल अल्फाज में लिखा है कि ये अर्ली यूरोपियन थिंकर के दौर में ईजाद हुआ, यानी कि जो अंग्रेज़ हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वहीं से ही हमें ये सोशल पर्सपेक्टिव के बारे में जानने को मिला। फिर आपने मीनिंग की हेडिंग दे दी, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है इसकी, और फिर आपने बताना है कि क्या खूबियाँ, क्या करैक्टरिस्टिक्स है सोशल पर्सपेक्टिव की। फिर ये जो सब हेडिंग्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, पहले मैंने पॉइंट्स डाले, पॉइंट्स डालने के बाद फिर मैंने उनको हेडिंग्स में डाल के लिख दिया, यानी कि पहले मैंने करैक्टरिस्टिक्स बताए कि सिंपली अ वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी एंड डिफरेंट आइडियाज, ये सारे पॉइंट्स दिए, फिर मैंने इसको आगे हेडिंग्स में लिख दिया, फिर हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बताया, यानी कि ये जो शुरू में जो चार्ट थे ना यहाँ पे, ये मैंने आंसर में भी मेंशन करना है, लेकिन मैंने फ्लो चार्ट में मेंशन किए हैं, यानी कि इनको मैंने फ्लो चार्ट में बना दिया इस तरह से। फिर मैंने ये ऐड द टॉपिक, यहाँ पे आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पे आपको सवाल आया है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का, या मिसाल के तौर पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आया है, तो तब आपने क्या करना है, तब भी आपको इंट्रोडक्शन सारा यही देना है इस वाले का, ठीक है। जैसे कि सोशल पर्सपेक्टिव का इंट्रोडक्शन दिया आपने उस टॉपिक पे, यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे भी यही सेम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ओरिजिन, ये सारी सेम हेडिंग उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके, यानी कि जहाँ पे ये टॉपिक वाइंड अप हो रहा है, कंक्लूजन से पहले उस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है जो पेपर में आया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ पेपर के अंदर से ही, ये देखें, पहला जो सवाल है, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन योर आंसर विद द एग्जांपल इन योर सोसाइटी, ठीक हो गया। अब आप खुद देख लें कि इन्होंने खुद ही आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव दे दी है। आप कहते हो कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में मुझे सिर्फ 3 पेजेस का ही आंसर आता है, और मैंने लाइक जो नॉलेज मेरे पास है वो सिर्फ 3 पेजेस का ही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये वाला आंसर देना है, यानी कि ये सारा आंसर आपने दे दिया। जैसे ये कंक्लूजन आ जाए, कंक्लूजन से पहले सारी हेडिंग्स और सारी बातें आपने सोशोलॉजिक अपना कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की दे देनी है जो पेपर में आएगा। तो इस तरह से आपने आंसर अटैम्प्ट करने हैं। दूसरा भी दिखा देती हूँ आपको पैटर्न। दूसरा पैटर्न है हमारा क्राइम के टॉपिक्स का, ठीक है, यानी कि हमारे जो क्राइम के टॉपिक्स हैं उनमें आपने क्राइम वाले टॉपिक को रिपीट करना है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम पेपर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ गया तो आपने सारा क्राइम के बारे में लिख देना है। टाइप्स ऑफ क्राइम आ गया, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स आ गया, प्रोबेशन एंड पैरोल आ गया, डेविएशन एंड सोशल कंट्रोल आ गया, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आ गई। तो इन सब के अंदर आंसर शुरू करने से पहले आपने सारा कुछ क्राइम के बारे में बताना है। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्राइम और टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स तो आया ही नहीं था, लेकिन देख लें आपके एग्जाम पेपर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कई दफ़ा आ चुका है, या 1 या 2 दफ़ा तो मैंने देखा है खुद। प्रोबेशन भी आया हुआ है, डेविएशन एंड सोशल कंट्रोल वाला भी आया हुआ था सवाल, और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। मैं आपको पेपर भी दिखा देती हूँ कि यहाँ ये जो 4 हैं, इनमें से जो 6 हैं, इनमें से कौन सा आया है पेपर में। यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने डेविएंस एंड क्राइम दिया हुआ है, जो कि मैंने अपने आंसर में मेंशन किया ऑलरेडी। प्रोबेशन एंड पैरोल भी दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा बस क्राइम वाले इतने ही थे। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके आंसर को लंबा करने के लिए आपने सारा कुछ क्राइम के बारे में बताना है, फिर उसके बाद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पर कि आप कहते हो कि मैं अटैम्प्ट करता हूँ डेविएंस एंड क्राइम वाला चैप्टर, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो, लेकिन आप कहते हो कि मेरे इसमें तैयारी इतनी कम है कि मैं 3 पेजेस ही लिख पाऊंगा, मतलब थोड़ा ही लिख पाऊंगा। तो इस आंसर को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि सारा कुछ क्राइम के बारे में बता देना है, ठीक है। जैसे सारा बता दिया उसके बाद फिर आपने इसकी हेडिंग्स देना शुरू कर देनी जो टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से दिखा देती हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक्स आसान सा दिया कि क्राइम होता क्या है, ठीक है। तो उसकी मैंने मैक्सिमम 1 2 3 4, आप भी 4 से 5 लाइनें लिख दें क्राइम की। फिर उसके अलावा बाकी की जो लाइंस मैंने यहाँ पे जो छोड़ी है ना, इसके अंदर आपने
डेविएंस एंड क्राइम को एक्सप्लेन करना जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आपको इनमें से कोई भी टॉपिक आता है तो आपने स्टार्टिंग पे पहले क्राइम एक्सप्लेन करना इंट्रोडक्शन में, देन फिर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना जो पेपर में है। फिर मीनिंग आपने दे देनी क्राइम की, कि क्राइम का मतलब है लॉ को तोड़ना, फिर इसकी आपने इंटरप्रिटेशन की अलग से हेडिंग दी, फिर डेफिनेशन की अलग से दी, ठीक है। अब आप देखें कि जब आपने क्राइम की सारी हेडिंग्स दे दी, फिर आपने अगली जो हेडिंग्स देनी है उस टॉपिक की देनी है जो पेपर में आया है। जैसे कि पेपर में आपसे सवाल पूछा गया है डेविएंस एंड क्राइम का, ठीक है, तो आपका जो अगली हेडिंग्स होंगी वो डेविएंस एंड क्राइम के ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि मीनिंग ऑफ डेविएंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म डेविएंस, डेफिनेशन ऑफ डेविएंस। तो इस तरह से आपने आंसर अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हैं क्रिमिनोलॉजी की, फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट कौन होता है इस तरह से आप बताएंगे। फिर अगली हेडिंग्स आप दे सकते हैं इसमें एसेंशियल क्राइम्स, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, की क्राइम की क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सेक्शन 11 आता है, मेंजरी आता है, एक्टर्सरी आता है, इंजरी, ये सारा कुछ मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए हेडिंग्स दे दी है मैंने। टाइप्स ऑफ क्राइम आ जाती है, उसमें सेक्शंस अगर डाले मार्क्स अच्छा है, नहीं डाला तो बेशक स्किप कर दे सेक्शंस। फिर इस तरह से मज़ीद मैंने क्राइम को ही डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्राइम से रिलेटेड जितने टाइप्स हैं, यानी कि जितना कुछ भी है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना कुछ भी है वो टाइप्स ऑफ क्राइम है। अब मैंने टाइप्स ऑफ क्राइम जब डिस्कस कर लिए, फिर मैंने अगली हेडिंग दी टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, यानी कि इन्हीं के आगे मज़ीद जो टाइप्स हैं वो भी मैंने डिस्कस की, सही है। जैसे कि इसकी भी मैंने की, ये वाली पहला वाला है हमारे पास क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम डाल दिए। फिर मैंने वाइट कॉलर क्राइम की लिस्ट दे दी कि इसमें ये टाइप्स मौजूद हैं। फिर मैंने मज़ीद जो है ऑर्गेनाइज क्राइम का बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम में ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह करके मैंने मज़ीद क्राइम की टाइप्स को डिस्कस किया। फिर मैंने अगली हेडिंग दी टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स की। फिर मैंने टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स की लिस्ट बना दी कि इसमें ऑक्यूपेशनल क्रिमिनल होता है, प्रोफेशनल, और ये सारों की मैंने लिस्ट दे दी। नेक्स्ट हेडिंग मैंने दी है कि मेन कॉजेज़ ऑफ क्राइम, कि क्राइम पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में क्यों होता है। तो मैंने फ्लो चार्ट बना दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है, करप्शन, पॉवर्टी, गुर्बत, भूख, रिसोर्सेज ना होना, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होना, तो सबको मैंने पॉइंट्स में डाल के लिख दिए। फिर मैंने प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में बताया कि अगर पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ जाए तो उससे क्या होता है कि लोग क्राइम नहीं करते। फिर अगली हेडिंग्स दी कि पावर्टी को मतलब गुर्बत कम हो जाए मुल्क में, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हों और जो वेल्थ है, पैसा है, वो बराबर तकसीम हो, जॉब ज़्यादा हो। तो मैंने इसकी प्रिवेंशन यानी कि क्राइम कैसे रुकता है उसकी हेडिंग दे दी, फिर उसमें पॉइंट डाल दी। फिर मैंने लिखा कंटिन्यू द टॉपिक एस्ड इन पेपर। अब यहाँ से सारा कुछ जब आपने क्राइम का बता दिया, फिर आपने क्या करना है कि जो सवाल पेपर में डेविएंस एंड क्राइम का, तो क्राइम तो ऑलरेडी आप बता चुके हैं, फिर इससे अगली हेडिंग आपने डेविएंस की देना शुरू कर देनी है। फिर डेविएंस की देने के बाद कंक्लूजन देके ख़त्म कर देना टॉपिक। तो ये सारा था क्राइम के ऊपर। अगर आपको सवाल आ गया सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, तो ये वो सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे सवाल आ सकता है। जैसे कि आपको फैमिली इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है पेपर में, एजुकेशनल भी आ सकता है, रिलीजन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ एंड मेडिकल, मैथ्स, कम्युनिकेशन, इनमें से कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन आए तो इसके आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपने सारा कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में लिख देना है। यानी कि मैं आपको पेज दिखाती हूँ, ये हमारा एनुअल 2024 का पेपर है। इसका सवाल नंबर 9 देखें, डिस्कस फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट्स टाइप एंड फंक्शन। अब देखिए आपसे फैमिली इंस्टीट्यूशन उन्होंने पूछ लिया है, लेकिन आप कहते हो कि मुझे फैमिली इंस्टीट्यूशन के बारे में जस्ट 3 पेजेस आते हैं, 4 आते हैं, लाइक ज़्यादा नहीं लिख पाते। तो आपने क्या करना है, फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपने सारा कुछ सोशल इंस्टीट्यूट के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो आपने पहले सोशल इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन करना है। सोशल इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन करना है इस तरह से कि इंट्रोडक्शन दिया जिसमें सोशल इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बताया, और ये जो लाइंस मैंने छोड़ी इसमें आपने उस टॉपिक को अटेम्प्ट करना जो पेपर में आया। टॉपिक क्या है, फैमिली इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आप फैमिली इंस्टीट्यूट के बारे में लिख देंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म सोशल इंस्टीट्यूट, फिर मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, फिर डेफिनेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, फिर मैंने एलिमेंट्स बताया सोशल इंस्टीट्यूट के कि सोशल इंस्टीट्यूट होने से क्या होता है कि लोग सोशल इंस्टीट्यूट में लोग ग्रुप की शक्ल में होते हैं और एक ही मकसद से होते हैं, यानी कि सारा को सोशल इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया। फिर मैंने करैक्टरिस्टिक्स बताया सोशल इंस्टीट्यूट के, सोशल इंस्टीट्यूट होने से क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन कर सकती है। फिर मैंने मज़ीद इसके कुछ पॉइंट्स ऐड किए कि इंस्टीट्यूट्स के होने से क्या होता है, लोगों को तालीम मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, तो इस तरह की बातें लिख दी। फिर मैंने टाइप्स बताया कि कौन कौन सी टाइप्स है सोशल इंस्टीट्यूट की, तो टाइप्स में आपने ये सारी डाल देनी है, यानी कि यहाँ पे जितने पॉइंट हेडिंग्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सारे इसकी टाइप्स हैं, तो वो आपने टाइप्स में डाल के उठा के लिख देना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग देनी है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग दी लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। आपने बताना है कि जो ये सोशल इंस्टीट्यूट होने से हमारी जो सोसाइटी है उसमें लॉ कितना ज़्यादा अमल करता है। तो इसमें आपने लिखना है कि सेटिंग स्टैंडर्ड, जब इंस्टीट्यूट्स बने होते हैं तो वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जो है जो स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ा है तो उसने यूनिफॉर्म सही से पहनना चाहिए, उसको बदतमीज़ी से बात नहीं करनी। अगर हॉस्पिटल्स के रूल्स आप देखो तो हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी है, कोई बंदा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता, तो ये चीज़ें होती हैं रूल्स। तो ये कौन बनाता है, इंस्टीट्यूट बनाता है। इंस्टीट्यूट होंगे तो हमारी सोसाइटी अच्छी चलेगी और लॉस को लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है मैंने इनमें लिख दी हैं कि एजुकेशन हमें मिलेगा, हम और लॉज इन्फोर्समेंट की अथॉरिटीज़ होंगी, जैसे कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गए और पुलिस वगैरह, वो भी अगर होगी तो हमारे इंस्टीट्यूट अच्छे से चलेंगे। तो इस तरह की बातें लिख दी। फिर मैंने लिख दी इंस्टीट्यूशन, डेविएंस एंड क्राइम। फिर मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन, अच्छा ये तीनों हेडिंग्स जब मैंने दी है ना, तो फिर मैंने क्या किया कि इंस्टीट्यूशन को डेविएंस के साथ कंपेयर किया, फिर मैंने इंस्टीट्यूशन को क्राइम के साथ कंपेयर किया। फिर मैंने इस आंसर में जस्ट ये लिखा कि इंस्टीट्यूशन होने से क्या होता है कि
इंसान को सही गलत का फ़र्क पता चलता है, यानी कि एक इंसान जो है वो डेवियंस एक्ट नहीं करता। डेवियंस एक्ट मीन्स कि गलत हरकत करना, किसी की बात ना मानना और अपनी मनमानी करना, वो डेवियंस होता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंसान को सही और गलत का फ़र्क बताता है, और डेवियंस जो है उसमें इंसान गलत बिहेव कर रहा होता है। तो इस तरह की बातें हमने लिखनी, जैसे कि इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अस गाइडेंस दैट हाउ वी शुड बिहेव इन अ सोसाइटी, बट डेवियंस इज दैट बिहेवियर वेयर अ पर्सन डज नॉट फॉलो द गाइडेंस सेट बाय द सोसाइटी। दूसरा की बातें लिख दी, फिर एग्जाम्पल भी उसकी दे दी। फिर मैंने नेक्स्ट हेडिंग दी कि इंस्टीट्यूशन एंड क्राइम क्या होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन होगा तो लोग क्राइम नहीं करेंगे, अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो क्राइम लोग करेंगे। दूसरा की बातें मैंने आसान अल्फाज में लिख दी हैं, जैसे कि गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट होंगे तो लोग क्राइम नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेती है उन लोगों के ऊपर जो क्राइम करते हैं। दूसरा की बातें आप लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जिक्र जो है इसकी मेन हेडिंग में तो नहीं है, यानी कि इसकी मेन हेडिंग में गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है, बट आप खुद से अगर हेडिंग देंगे ना इस तरह की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जिक्र करेंगे तो उससे मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ नॉन फंक्शनिंग और डाई फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो फंक्शन ना कर रहे हो, यानी कि जो फैमिली इंस्टीट्यूट होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, अगर वो सही से फंक्शन ना कर रहा हो तो उससे क्या नुकसान पड़ता है। उससे नुकसान ये होता है कि हमारे माशरे में जो है लॉस को फिर लोग फॉलो नहीं करेंगे, लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा इन अथॉरिटी से, इंस्टीट्यूशन से, लोग क्राइम करना शुरू कर देंगे, पैसों में कमी आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आएंगी, पब्लिक हेल्थ रिस्क बन जाएंगे। तो इस तरह की बातें हमने लिख देनी है। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट की, सोशल इंस्टीट्यूट का क्या फंक्शन है। फंक्शन ये है कि सोशल इंस्टीट्यूट होने से लोग एक दूसरे के साथ सोशलाइजेशन करते हैं और उनके मकसद पूरा होता है, फुलफिलमेंट ऑफ स्पेशल पर्पस का मतलब है उनका मकसद पूरा हो जाता है सोशल इंस्टीट्यूट बनाने का, और लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है जब वो सोशल इंस्टीट्यूट बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे सोशल स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने ये बताना है कि सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है, यानी कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर ये अलग से एक चैप्टर है आपका सोशलॉजी का, बट मैंने सारा नहीं डाला, जारी बात है आपने ये आंसर रिपीट करना, इसलिए मैंने उसकी एक ही लाइन डाल दी कि सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जितनी भी ये इंस्टीट्यूट है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है उसको हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो वो सारा मैंने 2 लाइन्स में लिख दिया। फिर मैंने इसकी एक डायग्राम बना दी कि जैसे कि पॉलिटिक्स का फैमिली के साथ रिलेशन भी होता है, एजुकेशन के साथ भी होता है, इकोनॉमी के साथ भी होता है, मज़हब के साथ भी होता है, वैसे फैमिली वालों लोगों का तालीम एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक़ होता है, पैसे के साथ भी, रिलीजन के साथ भी, पॉलिटिकल साइंस के साथ भी। तो यहाँ पे आप देखें कि इनका एक सेम ही स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, तो इससे भी अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना इंस्टीट्यूट वाले आंसर में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग मैंने दी है कंटिन्यू द टॉपिक आस्क्ड इन द पेपर, यानी कि जो टॉपिक आपसे पूछा गया पेपर में फिर उसको कंटिन्यू कर दे यहाँ से, या जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल आया हुआ है डिस्कस फैमिली इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से आप अगली हेडिंग फैमिली इंस्टीट्यूशन की देना शुरू करते हैं और फैमिली इंस्टीट्यूशन को एक पेज में या 2 पेज पे बता के उस आंसर को वाइंड अप करें, कंक्लूजन देके ख़त्म कर दें। बस इतना ही था यहाँ पे। अगली हेडिंग है कि हमारे पास ये वाली, जिसमें मैंने ये बताना था कि अगर आप सोशल सेटिस्फेक्शन का टॉपिक आपको आ गया पेपर में और आपको सोशल सेटिस्फेक्शन का मीनिंग पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं सोशल सेटिस्फेक्शन में ऐसा क्या लिखूं कि मेरा आंसर की लेंथ बढ़ जाए, तो आपने क्या करना है कि सोशल सेटिस्फेक्शन में ये वाले टॉपिक्स डाल देने हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैं ये वाले टॉपिक्स के पॉइंट्स कहाँ से निकालूँ, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें लिखना क्या है, तो ये सब आपको मैं वीडियो के थ्रू बताऊँगी। अब मेरी वीडियो पर चलते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आप देख लें कि सोशल सेटिस्फेक्शन में हमने ये सारे टॉपिक्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं। ये वो वीडियो है जिसमें ये सारे टॉपिक्स मौजूद है, मैं इसको खोलती हूँ। ये जो वीडियो आपको दिख रही है पार्ट 1 अब मेरी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, जिसमें मैंने पार्ट 1 के जितने टॉपिक्स हैं सब पे वीडियो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वीडियो के नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए मैंने मोर लिखा हुआ है, मोर। जैसे ही मैं इस मोर पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स की लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर आप कहते हो कि मैंने सोशल एस्पेक्ट, सोशल स्टेटस, मास्टर स्टेटस, कल्चर, सोशलाइजेशन, कोई भी टॉपिक मैंने समझना है तो आप डायरेक्ट क्या करो कि इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करो। अब जैसे कि आप कहते हो कि मुझे अचीव स्टेटस के बारे में जानना है, तो आप डायरेक्ट इस बटन पे जब क्लिक करोगे तो ये वीडियो अचीव स्टेटस के ऊपर ही पहुंच जाएगी, यानी कि जहाँ पे अचीव स्टेटस मैं समझा रही हूँ ये वीडियो वहीं पे ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस वीडियो का लिंक जो है यहाँ टॉप पे देखें, इधर एक आई शो हो रहा है, उसके ऊपर ये वीडियो का लिंक प्ले हो रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके सामने शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, आप अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से अगर आप जानना चाहते हैं तो मोबाइल पे आपको ये सामने मेरी वीडियो दिख रही है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी फिर आपने बस ये करना है कि मोर पे जाना है। जैसे आप मोर पे आ जाएँ तो यहाँ पे मज़ीद मोर पे क्लिक करना, तो ये सारे चैप्टर की लिस्ट मौजूद है। अगर आप कल्चर का चैप्टर देखना चाहते हैं, कल्चर पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो कल्चर वाले टॉपिक से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें मैं कल्चर सारा एक्सप्लेन करूँगी, तो इस तरह से आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। बस इतना ही था इसमें। एंड ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया इसकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, यानी कि पिक्चर लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।